नमस्कार, मैं गोविंद मीणा केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। पहला टॉपिक होगा लैंड एंड लैंड यूज। सेकंड टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। थर्ड टॉपिक होगा हमारा सॉइल। सॉइल किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है तो इसके फैक्टर्स को देखेंगे, सॉइल्स प्रोफाइल को देखेंगे। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक होगा लैंडस्लाइड्स एंड मिटिगेशन मैकेनिज्म। इसके बाद 5 टॉपिक्स जो हमारा होगा डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स और कंजर्वेशन मेजर्स। 6 टॉपिक में हम वाटर एंड प्रॉब्लम वाटर ऑफ अवेलेबिलिटी। 7 टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। 8 टॉपिक में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को स्टडी करेंगे। जो हमारा 9 टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इसको हम अराउंड द वर्ल्ड देखेंगे, दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन है। और जो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, वीडियो को पॉज करके ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है आप इसको पढ़ लीजिए और साथ ही साथ में क्लास 8 की ज्योग्राफी की जो टेक्स्ट बुक है उसको भी साथ में रखें। तो देखो जो लैंड है ना, लैंड एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और चाहे रेजिडेंस हो या फार्मिंग हो, सभी जो लैंड है ना उसी से हमें प्रोवाइड होते हैं। ठीक, तो देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर है उनमें है जैसे क्लाइमेट है। क्लाइमेट के कारण भी जो पूरे वर्ल्ड में या फिर अगर इंडिया में भी आप देखोगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का जो वितरण है वो डिफरेंट है। लैंड फॉर्म्स जैसे प्लेट्यू, प्लेन्स या फिर डेजर्ट, तो उसका भी असर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में होता है। टोपोग्राफी और सोइल का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा एनर्जी एंड मिनरल्स एंड रिसोर्सेज जहाँ जहाँ पे होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। इसके अलावा जो सी कोस्ट है उससे जो डिस्टेंस होती है वो भी इसमें पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इफ़ेक्ट करती है। नेचुरल हार्बर, नेविगेबल रिवर्स और कैनाल्स, कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह का लोगों का जाना, जिसको माइग्रेशन कहा जाता है। तो माइग्रेशन के जो फैक्टर होते हैं ना वो भी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं या उसमें इफ़ेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पर्टिकुलर रीजन में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे मान लो गंगा की जो प्लेन है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ की क्लाइमेट और जो लैंड फॉर्म है ना लोगों को रहने के लिए बेटर आवास या हैबिटेट जो सिचुएशन है वो प्रोवाइड करवाती है। वहीं जो राजस्थान का डेजर्ट है वहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है ना लोगों को रहने के लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक, इसके बाद देखो हमारा जो टॉपिक है लैंड यूज़। तो देखो लैंड यूज़ जो होता है उसको हम डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में, घर बनाने में, रोड बनाने में, है ना। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने के लिए हम लैंड का ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो यूज ऑफ लैंड जो होता है उसको डिटरमाइन करने वाले उसके जो फैक्टर होते हैं ना, भाई कौन सा जो लैंड है वो यूज हो सकता है और कौन सा नहीं, तो उसके जो फिजिकल फैक्टर्स है उसमें है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को हिंदी में कहा जाता है स्थलाकृति, यानी कि वहाँ पे माउंटेन्स है या फिर प्लेन्स है या फिर प्लेट्यू है तो उसको टोपोग्राफी। इसके अलावा सोइल, अगर सोइल फर्टाइल है तो उसका ज़्यादा यूज होगा और सोइल अगर फर्टाइल नहीं है तो उसका यूज कम होगा। अगर क्लाइमेट फेवरेबल है यानी ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है तो उस लैंड का सही से यूज होता है। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे भी लैंड का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह जो है ना उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। साथ ही साथ में जो वाटर होता है, जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे भी लैंड का यूज ज़्यादा होगा। इसके अलावा देखो ह्यूमन फैक्टर्स होता है सेकंड। पहला फैक्टर तो होता है लैंड यूज के लिए फिजिकल फैक्टर, और जो सेकंड फैक्टर है हमारा वो है ह्यूमन फैक्टर, मानवीय कारक। तो देखो पॉपुलेशन एंड जो टेक्नोलॉजी के आधार पे जो लैंड के जो यूज है उसका जो पैटर्न है ना वो ह्यूमन भी डिसाइड करता है। इसके अलावा देखो जो लैंड्स होती है ना उसको ओनरशिप के बेसिस पे हम प्राइवेट लैंड में और कम्युनिटी लैंड में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड किसी एक इंडिविजुअल का उसमें अधिकार होता है, कम्युनिटी का सभी लोगों का उसमें इक्वल अधिकार होता है। ठीक,
इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो देखो अर्थ में जो लैंड रिसोर्सेज है वो काफ़ी कम है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि ज़्यादातर जो फर्टाइल है या फिर जो लैंड है उनकी काफ़ी कमी है। साथ ही साथ में ज़्यादातर जो जगह है जैसे उनमें माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू है, तो लैंड का सही जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो लोगों तक उसका यूज होने के लिए उसका कंजर्वेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे जो लैंड डिग्रेडेशन है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है कि जो ज़मीन है या फिर भूभाग है उसका उसमें जो क्वालिटी है उसका ख़त्म होना। इसके अलावा लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब देखो ये लैंडस्लाइड ये होती है, इसमें देखिए आपको मैं लैंडस्लाइड दिखाता हूँ। जब ग्रेविटिकल फोर्स या फिर वाटर या एयर की सपोर्ट से जब मिट्टी नीचे गिर जाती है पूरी, तो उसको लैंडस्लाइड कहा जाता है। तो लैंडस्लाइड से भी काफ़ी ज़्यादा जो लैंड है ना उसका डिग्रेडेशन होता है। तो लैंडस्लाइड हुआ। सोइल इरोजन, सोइल इरोजन का मतलब होता है जब मिट्टी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है, यानी जो अपर लेयर होती है सोइल की अपर लेयर, तो ये जो बह जाती है ना तो इसको सोइल इरोजन कहा जाता है। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन, तो इससे भी जो है ना लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो लैंड है ना उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। साथ ही साथ में जिस तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, यानी जो लैंड फॉरेस्ट के थे उनमें भी आज एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ गई है और साथ ही साथ में कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो लैंड है ना उसका डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो देखो इस लैंड का कंजर्वेशन करने के लिए हमें जो मेजर्स लेने होंगे उनमें जैसे सबसे पहला तो जो पोल्यूशन है, लैंड को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो लैंड पोल्यूशन है ना उसको समाप्त करना होगा। लैंड पोल्यूशन का मतलब है जैसे जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है उसको सीधा ज़मीन में ना डाला जाए, है ना। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो खेती में यूज़ किए जाते हैं उनको भी कम यूज़ किया जाए। इसके अलावा जो हैजर्डियस रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो कि जैसे कि किसी एटॉमिक पावर प्लांट से निकलता है या फिर किसी बड़ी कोई फैक्ट्री होती है उससे निकलता है, तो उसको भी जो सीधा जो ज़मीन है ना उसमें डिस्पोजल ना किया जाए, उसको प्रोहिबिटेड किया जाए, है ना। तो उससे भी क्या होगा कि लैंड का डिग्रेडेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है, जो कीड़ों को मारने की दवाइयाँ होती है, फार्मिंग जब करते हैं ना फार्मर, तो एक फर्टिलाइज़र होता है जो खाद होता है ना, तो इनको भी रेगुलेटेड यूज़ किया जाए ताकि लैंड का डिग्रेडेशन ना हो। सोइल इरोजन को कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ पौधे हैं ना उनको लगाया जाए ताकि लैंड का कंजर्वेशन हो सके। साथ ही साथ में जो कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग का मतलब होता है पशुचारण करना, यानी जो जानवरों को जिस लैंड पे चराया जाता है ना, जिस लैंड पे जानवर चारा चरते हैं, तो अगर वो अनरेगुलेटेड है, वहाँ पे जानवरों के जो पैर होते हैं ना उनसे मिट्टी पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो जो ओवर ग्रेजिंग है ना उसको कंट्रोल किया जाना भी ज़रूरी है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखो हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो है सोइल। तो देखो हमारी जो अर्थ का सरफेस है, जो क्रस्ट है हमारी अर्थ की, उसकी जो एक छोटी सी थिन लेयर होती है, ये देखिए ये एक छोटी सी थिन लेयर है जिसकी मोटाई मुश्किल से 10 सेंटीमीटर भी नहीं होती है ना। तो इसका जो अपर पार्ट होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इट इज़ अ क्लोजली लिंक टू द लैंड एंड लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल। और इसके अलावा जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे अगर माउंटेन्स हैं या फिर प्लेट्यू है या फिर दूसरे लैंड फॉर्म वहाँ पे है, तो वो डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप की सोइल्स होगी, यानी ब्लैक सोइल होगी या एलुवियल सोइल होगी या दूसरी कोई सोइल होगी। उसको कौन डिसाइड करता है, लैंड फॉर्म्स डिसाइड करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो सोइल्स होती है ना, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे ये पेड़ है, ये इसकी जड़ें अगर इसी में रह जाएगी टूट ख़त्म होने के बाद, तो ये इसमें ही मिट्टी में मिल जाएगी, तो ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं इसमें, जो इसकी पेरेंट्स रॉक होती है, इससे निकलने वाले जो मिनरल्स है ना वो भी इसमें आ जाते हैं, तो मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा वियदर्ड जो रॉक्स होती है, ये जो पेरेंट रॉक है ये, तो इसका मटेरियल भी सोइल के अंदर मिलता है। इसके अलावा देखो ये जो सोइल है इसको बनने में वियदरिंग जो होता है ना वो काम करता है। वियदरिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई रॉक है, कोई चट्टान है, कोई पत्थर है, तो उसमें जब फ्रैक्शन आ जाते हैं या फिर उसमें टूट फूट हो जाती है ना, और टूट के वहीं पड़ी रहती है, तो उसको कहा जाता है वियदरिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है अपक्षय। ठीक,
इसके अलावा देखो जो सोइल फर्टिलिटी है, सोइल फर्टिलिटी का मतलब है कि कौन सी मिट्टी उपजाऊ होगी। तो देखो किसी भी मिट्टी में उसके जो मिनरल्स होते हैं और उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है वही उसको उपजाऊपन बनाते हैं। जैसे ब्लैक सोइल है, तो ब्लैक सोइल में जो मिनरल्स है ना, तो बेसाल्ट जो लावा है उससे बने हुए हैं, तो ब्लैक सोइल है, तो उसमें उसी टाइप के मिनरल्स होंगे और वो फर्टाइल होगी। ठीक, तो ये हमने सोइल जो उसके बारे में स्टडी कर लिया है। इसके बाद हमारे जो सोइल है, सोइल कैसे बनती है, उसके फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। तो देखो जो सोइल फॉर्मेशन है ना, तो उसमें 5 फैक्टर्स इसमें होते हैं। तो जो पहला होता है ना, सबसे पहला फैक्टर वो होता है पेरेंट रॉक। जैसे मान लो गुजरात, महाराष्ट्र और जो साउथ मध्य प्रदेश है, इसमें ब्लैक सोइल मिलती है। इंडिया के मैप में आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक सोइल मिलती है इस पूरे रीजन में। तो इसमें जो ब्लैक सोइल क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ की जो इसकी पेरेंट रॉक है ना, जिससे ये ब्लैक सोइल बनी है, उसका जो फॉर्मेशन है ना, उसका कलर ही ब्लैक है और वो बेसाल्ट से बनी हुई है, तो उससे जो सोइल बनी ना वो ब्लैक सोइल बनी। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो गंगा के मैदान और जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें एलुवियल सोइल सबसे ज़्यादा मिलेगी। एलुवियल सोइल कैसे बनती है, वो बनती है डिपोजिशन से, है ना। तो जो हिमालय से आने वाली नदियाँ वहाँ पे एलुवियल सोइल बनाती है। तो पेरेंट रॉक जो होती है ना, यानी वहाँ पे किस प्रकार की चट्टान है, उससे उसका नेचर डिसाइड होता है। इसके अलावा क्लाइमेट फैक्टर्स में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर और जो रेनफॉल होती है, इससे भी जो सोइल होती है उसके फॉर्मेशन डिसाइड होते हैं। टोपोग्राफी, जैसे माउंटेन्स में डिफरेंट टाइप की सोइल्स होगी, है ना। प्लेट्यू जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप की सोइल होगी, और जो प्लेन्स होंगे वहाँ पे डिफरेंट टाइप की सोइल्स होगी। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे मान लो जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा है, वनस्पति ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो सोइल है ना वो तेज़ी से स्पीड से ग्रो करेगी, वहाँ जल्दी सोइल का फॉर्मेशन होगा। और जहाँ पे वेजिटेशन कम है वहाँ पे सोइल फॉर्मेशन धीरे होगा, क्योंकि वेजिटेशन के साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, या फिर जैसे दूसरे अर्थवॉर्म जैसे जो जीव है ना वो भी होते हैं, तो वो भी जो मिट्टी है ना उसको बनाने में ज़्यादा रोल निभाते हैं। इसके अलावा टाइम सबसे बड़ी चीज़ है ना। देखो 1 सेंटीमीटर सोइल की लेयर बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर की जो लेयर बनती है ना उसको हज़ारों साल लग जाते हैं। ठीक, तो हमने फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन जाने। तो पहला है हमारा पेरेंट रॉक, सेकंड है क्लाइमेट में टेम्परेचर एंड रेनफॉल है, थर्ड हमारा टोपोग्राफी है, 4 है हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल, और 5 है हमारा टाइम। ठीक, इसके अलावा देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोइल प्रोफाइल। तो देखो सोइल प्रोफाइल का मतलब है कि पर्टिकुलर जगह में कौन सी मिट्टी है, तो उस मिट्टी में जो उसकी जो लेयर्स होती है ना, डिफरेंट लेयर्स होती है, उसी को सोइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो देखो सबसे जो सोइल का जो सबसे अपर पार्ट होता है ना उसको कहा जाता है टॉप सोइल। जैसे ये देखिए ये टॉप सोइल है, तो टॉप सोइल में होता है हुमस का मतलब होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसमें जैविक मटेरियल हो, जैसे कि इसमें वेजिटेशन हो सकता है, इसमें जीव जंतुओं के फॉसिल हो सकते हैं जो मतलब वो मर गए उसमें, तो उसको कहेंगे हम हुमस। और जिस भी सोइल में हुमस ज़्यादा होता है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ना सोइल की उसको कहा जाता है टॉप सोइल। ठीक, तो इसमें हुमस और वेजिटेशन आपको मिलेगा। इसके बाद आता है सब सोइल। तो जो सेकंड लेयर होती है ना उसको कहा जाता है सब सोइल। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। सैंड और जो सिल्ट होते हैं ना ये बारीक बारीक महीन महीन कण होते हैं, बारीक फाइन टाइप के कण होते हैं ये, है ना। तो ये सेकंड वाले में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपको जो थर्ड वाली जो लेयर्स होती है ना इसको कहा जाता है वेदर्ड रॉक मटेरियल। देखो यहाँ पे इसमें देखिए आप, जो थर्ड नंबर की हमारी लेयर है तो ये वेदर्ड रॉक होती है, यानी कि जो इसकी पेरेंट रॉक है जिससे मिट्टी बनी है, जब ये टूट फूट के यहाँ पे पड़ी हुई होती है ना इस जगह पे, देखो ये पेरेंट रॉक है, इस पेरेंट रॉक के ऊपर जो बिल्कुल मिट्टी टूट के पड़ी हुई रहती है ना जो रॉक, उसको हम वेदर्ड रॉक कहते हैं। और सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक जो कि पूरी तरीके से सॉलिड होती है। तो हमारी जो सोइल प्रोफाइल है इसको पूछे जाने की चांसेस रहते हैं हर बार एग्जामिनेशन में, तो इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ में आपका ये फिर से 10th जो क्लास है उसमें फिर से सोइल प्रोफाइल आएगा। इसके अलावा वेदरिंग का मतलब आप समझ लो। वेदरिंग का मतलब होता है जब कोई भी जो रॉक्स होती है वो ब्रेकिंग अप हो जाती है या फिर वो टूट जाती है ना। किसके कारण?
टेम्परेचर चेंजेस के कारण फ्रोस्ट जो होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है पाला पड़ना, पाला, है ना, या फिर प्लांट्स की जड़ें या फिर एनिमल्स के जो पैर होते हैं उनसे, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जब कोई रॉक टूट जाती है ना, तो जो टूटती है ना उसको कहा जाता है वेदर, हिंदी में इसको कहा जाता है अपक्षय। तो जो सोइल्स होती है ना, ये देखिए यहाँ पे वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक का मतलब ही क्या है, टूटी फूटी हुई चट्टान। ठीक, तो हमारी सोइल प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये देखो एक बीच में हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लैंडस्लाइड एंड मिटिगेशन मैकेनिज्म आया था। तो देखो लैंडस्लाइड एक प्रकार से मास मूवमेंट होता है किसका, रॉक्स का, जब बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो रॉक्स है ना वो नीचे की तरफ आ जाती है टूट के। देखो दोनों ही डायग्राम में आप देखो, रॉक्स टूट के बहुत भयंकर तरीके से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको लैंडस्लाइड कहा जाता है, यानी ज़मीन का नीचे खिसकना। हिंदी में इसको कहा जाता है भूस्खलन। ये किस किस के कारण हो सकती है, अर्थक्वेक जब भूकंप आता है तब हो सकती है, फ्लड्स जब बाढ़ आती है तब हो सकती है, या फिर कोई वोल्केनो यानी ज्वालामुखी आए तब ये हो सकती है। तो देखो जब भी लैंडस्लाइड होती है तो काफ़ी लोगों की जानें चली जाती है। जैसे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जैसे ये इंडिया है ना, ये इंडिया का मैप है, तो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट हुआ, हिमालयन पूरा रीजन हुआ, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड आना आम बात है। अभी थोड़े दिनों पहले जो मुंबई के पास एक जगह है वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुई थी, तो काफ़ी लोगों को, एक पूरा का पूरा जो गांव था ना उसी के अंदर दब गया और काफ़ी लोगों की मौत हो गई, है ना। तो इसको रोकने के देखो कई सारे उपाय होते हैं, जैसे साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करके हम, और ये जो लैंडस्लाइड होती है तो इसके मिटिगेशन है ना, मिटिगेशन का मतलब होता है उसमें कमी करना, तो इससे जो नुकसान है ना उनको हम कमज़ोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो सकती है तो उनको हम लोकेट करें। जैसे मान लो हम सभी को पता है कि जो इंडिया में हिमालयन रीजन है ये पूरा, यहाँ पे लैंडस्लाइड होना आम बात है, तो इसको हम मैपिंग कर लेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में भी लैंडस्लाइड होना आम बात है, तो इनको हम इसको लोकेट कर लेंगे ऐसी जगह को, और लोगों को बता देंगे कि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का बिल्डिंग सेटलमेंट ना करें, है ना, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना करें, है ना, किसी भी प्रकार का दूसरा कार्य ना करें ताकि आपको वहाँ नुकसान हो कभी लैंडस्लाइड होने के। इसके अलावा वहाँ पे जो वेजिटेशन है ना, यानी जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो वनस्पति है उसको ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि जो वेजिटेशन होती है तो इसकी जो जड़ें होती है ना, रूट्स, ये क्या करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो लैंडस्लाइड नहीं होती है। साथ ही साथ में जो ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज मतलब जहाँ से पानी बहता है, तो उसको भी अगर हम कंट्रोल कर लेंगे ना तो लैंडस्लाइड से होने वाले नुकसानों को हम कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने लैंडस्लाइड्स को जाना। लैंडस्लाइड क्या होती है, एक प्रकार से जो मास मूवमेंट होता है किसका, रॉक्स का, डेब्रिज के रूप में, यानी बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, स्लोप के सहारे, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। ठीक, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो देखो इससे पहले हमने जो जाना था ना सॉइल के बारे में, तो जैसे सबसे पहले हमने सॉइल को जाना, तो सॉइल 3 लेयर है अर्थ के सरफेस में। इसके बाद हमने जो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको जाना। इसके बाद हमने सॉइल प्रोफाइल को जाना। अब हम जो जानेंगे ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा सॉइल का जो कंजर्वेशन है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी जो सॉइल जो मृदा होती है, मिट्टी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जितनी भी फार्मिंग होती है, और फार्मिंग से हम फूड प्राप्त करते हैं, तो किससे प्राप्त होती है, सॉइल से। तो सॉइल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, तो इसका डिग्रेडेशन होना आम बात है। तो जैसे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिग्रेडेशन होने का कारण है डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि जो जंगल है उनको ख़त्म कर दिया गया है, तो उससे भी जो मिट्टी है ना उसमें काफ़ी डिग्रेडेशन हुआ है। ओवरग्रेजिंग, जानवरों को ज़्यादा चराने से वहाँ पे जो मिट्टी है ना उसकी फर्टिलिटी डाउन हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, ओवर यूज करना। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड का बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करना। बारिश जब तेज़ होती है तो उससे भी जो होती है ना, लैंड जो होती है ना, सोइल होती है ना, उसका डिग्रेडेशन होता है। लैंड स्लाइड्स और फ्लड्स के कारण भी जो सोइल होती है ना उसका डिग्रेडेशन होता है। तो जो मिट्टी है ना, जो सोइल है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी रिसोर्स है, तो इसका कंजर्वेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है वो है मल्चिंग, है ना। सबसे पहली मेथड कौन सी है, मल्चिंग। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो पूरी ज़मीन होती है ना, जैसे ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी के ऊपर हम
ऑर्गेनिक मटेरियल पटक देंगे। जैसे कि इसके ऊपर हमने जो जैविक खाद होती है यानी बायो फर्टिलाइज़र होता है, जैसे जानवरों का गोबर होता है इसमें, है ना, या फिर जो सूखी घास होती है तो उसको हम खेत के ऊपर डाल देते हैं। तो जब हम खेत के ऊपर डाल देते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये मॉइस्चर जो होता है ना मिट्टी के अंदर उसको कंजर्व कर लेता है। तो नीचे की तरफ जो जानवर है ना, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, या फिर जो अर्थ वॉर्म है ना, ये सब क्या ग्रो करते रहते हैं। तो इससे जो मिट्टी है ना उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। तो जो पहला मेजर क्या है हमारा, मल्चिंग है। दूसरा है काउंटर बैरियर्स। देखो काउंटर बैरियर्स को यहाँ पे देखिए आप, ये होता है काउंटर बैरियर्स। काउंटर बैरियर्स में हम क्या करते हैं, जैसे स्लोप है, ये वाला स्लोप, तो जब बारिश होगी तो पानी आएगा ना, तो ये पानी क्या करेगा, इस मिट्टी को तेज़ी से बहा के ले जाएगा। लेकिन अगर हमने काउंटर बैरियर, ये काउंटर बैरियर बना दिए इस तरीके से पहाड़ों में, है ना, जनरली जो काउंटर बैरियर है ना, ये कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होता है, ताकि वहाँ पे मिट्टी को बहने से रोका जा सके। तो इस तरीके से हम काउंटर बैरियर बना देते हैं वहाँ पे छोटे छोटे। तो इससे क्या होता है कि जो पानी की स्पीड है ना वो कम हो जाती है और मिट्टी का बहना कम हो जाता है। तो सेकंड हमारा क्या है, काउंटर बैरियर। थर्ड है हमारा रॉक डैम, है ना। तो जो रॉक डैम होते हैं ना, रॉक डैम में आप क्या करते हैं कि जो रॉक डैम होते हैं ना, जैसे कोई जगह है, ये जैसे यहाँ पे पानी का कंजर्वेशन करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पत्थर लगा देंगे। पत्थर लगाने से वहाँ जो पानी है ना वो इकट्ठा हो जाएगा और जो मिट्टी है ना वो भी स्पीड से नहीं बहेगी। तो हमारा जो थर्ड मेजर है सोइल को कंजर्वेशन करने का, वो क्या है, रॉक डैम। तो इसमें देखो जो वाटर है ना उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है। जब वाटर की स्पीड कम होगी तो सोइल इरोजन भी कम होगा और गली इरोजन भी कम होगा। ठीक, इसके बाद हमारा जो 4 है वो है टेरिस फार्मिंग। तो देखो टेरिस फार्मिंग भी मैं आपको बता देता हूँ, ये है टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग में क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं ना उसमें सीढ़ी जैसे खेत बनाए जाते हैं, जैसे सीढ़ियों जैसे दिख रहे हैं आपको, सारे जो खेत होते हैं ना उनको सीढ़ी नुमा बना दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जब भी बारिश होती है ना, जब भी रेनफॉल होती है, तो ये पूरी तरीके से जो मिट्टी है ना उसको बहा के अपने साथ नहीं लेके जाती है। तो जो मिट्टी है ना उसका कंजर्वेशन हो जाता है और वहाँ पे आसानी से जो किसान है वो फार्मिंग कर सकते हैं। तो इससे भी हम सोइल का जो कंजर्वेशन है उसको कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है कि रेगुलर एक ही सोइल में हम एक जैसी फसल नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो हमने रबी में भी हमने वीट कर लिया और फिर खरीफ में भी हमने वीट कर लिया, या फिर कंटिन्यू हम चावल ही चावल कर रहे हैं, एक ज़मीन में 2 फसल हम चावल की ले रहे हैं, राइस की। तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी बजाय जैसे मान लो एक सीज़न में हमने राइस कर लिया, दूसरे में सोयाबीन कर लिया, या फिर जैसे एक सीज़न में हमने वीट कर लिया, दूसरे में हमने वहाँ पे कर ली सरसों, मस्टर्ड, है ना। तो इससे क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग। तो इससे क्या होता है कि अल्टरनेट जो होती है ना, उससे क्या होता है कि जो फर्टिलिटी है ना वो सोइल की बनी रहती है और उसमें जो होता है ना जो डिग्रेडेशन सोइल का वो नहीं होता है। इसके बाद हमारा 6 मेजर है काउंटर प्लगिंग। तो देखो ये रही काउंटर प्लगिंग। देखो इसमें भी क्या होता है, जैसे ये स्लोप है, इसमें आप ये ध्यान से देखो, ये स्लोप है। तो जैसे जो स्लोप होता है ना, स्लोप के रेक्टेंगुलर पोर्शन में हम इसकी जुताई करते हैं खेत की। जो खेत है ना उसकी हकाई हम कैसे करते हैं, उसकी कटिंग कैसे, उसको खेत को कैसे जोतते हैं, काउंटर में, उसको काउंटर में जोतते हैं। तो उससे क्या होता है, स्लोप के जब हम काउंटर में जब खेत की जुताई करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो बहता हुआ जो पानी है ना, तो अपने साथ जो सोइल है ना, सोइल को अपने साथ बहा के नहीं लेके जाएगा और इससे सोइल का कंजर्वेशन करना आसान होगा। इसके अलावा शेल्टर बेल्ट्स भी एक उपाय है, जहाँ पे डेजर्ट होते हैं, ड्राई रीजन, या फिर जो कोस्टल जगह होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं ना, तो उनकी एक लाइन बना देते हैं, इस तरीके से पेड़ उगा देते हैं, कई सारे पेड़। तो उससे क्या होता है, जो एयर है ना, एयर या जो सी वेव्स है उनकी स्पीड कम हो जाती है और जो सोइल है ना वो कवर हो जाती है और उससे भी सोइल का डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो ये सोइल का डिग्रेडेशन भी हमारा हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम अगली वीडियो में करेंगे यहीं से। और ये जो हमने इसमें जो चैप्टर, इस वाली जो पहली वीडियो है हमारी, इसमें जो हमने स्टडी किया है उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लैंड को जाना। लैंड एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है जो कि अर्थ सरफेस में है, और जितना भी हैबिटेबल या फिर जो हमारे सेटलमेंट होते हैं या जो हमारे लिए क्रॉप होती है या जिसको फूड होता है, वो सब हम लैंड से ही हम उसका
यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को जाना। तो जो पॉपुलेशन है ना उसको डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करने वाले क्लाइमेट्स होती है, लैंड फॉर्म होती है, टोपोग्राफी होती है, ये सारे जो रीज़न है ना इसी से पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो डिसाइड होता है। देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जनसंख्या वितरण, कहाँ पे कितने लोग निवास कर रहे हैं, है ना। तो जहाँ पे अच्छी सूटेबल कंडीशन होगी वहाँ पे ज़्यादा लोग निवास करेंगे, जहाँ पे अनसूटेबल कंडीशन होगी वहाँ पे कम लोग रहेंगे। इसके बाद हमने लैंड यूज को जाना। तो देखो लैंड यूज का एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस, रोड और इंडस्ट्रीज़ को बनाने में हम यूज़ करते हैं। लैंड यूज को जो डिटरमाइन करने वाला जो पहला फैक्टर था वो था फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में था टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स या फिर वहाँ पे वाटर कैसा है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर था हमारा वो था ह्यूमन फैक्टर, मानव के द्वारा क्या क्या वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांस किए गए हैं, है ना। तो उससे भी जो रहने के जो आवास होते हैं वो डिसाइड होते हैं, या फिर जो लैंड का यूज है ना वो डिसाइड होते हैं। इसके बाद जो लैंड है ना उसको हमने क्लासीफाइड किया प्राइवेट लैंड में और कम्युनिटी लैंड में, ठीक। इसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज को स्टडी किया। तो देखो हमें पॉल्यूशन जो है उसको रोकना होगा। इसके अलावा जो हैज़र्डस रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसको सोइल में हमें प्रोहिबिटेड करना होगा, कोई भी इसको सोइल में सीधा ही न डाले। इसके अलावा जो केमिकल, पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइज़र है इनका यूज है ना उसको भी रेगुलेट करना होगा। सोइल इरोजन, जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर जब हवा से, विंड से या फिर रन ऑफ बहता हुआ जो जल होता है उससे अगर अपर लेयर में जो कटाव होता है ना या उड़ जाती है तो उसको रोकना, सोइल इरोजन होना भी एक सोइल इरोजन होती है जब वो कटाव हो जाता है तो इसको रोकना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा फॉरेस्टेशन और ग्रेजिंग को कंट्रोल करना। सोइल, देखो सोइल होती है हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ की जो अपर लेयर है क्रस्ट, उसमें अपर एक थीन सी लेयर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सोइल कहते हैं, ठीक। इसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन को स्टडी किया। तो देखो पहला फैक्टर था हमारा पेरेंट रॉक, दूसरा फैक्टर था क्लाइमेट जिसमें टेम्परेचर और रेनफॉल है, थर्ड है टोपोग्राफी, फोर है ऑर्गेनिक मटेरियल, फाइव है टाइम, है ना। इसके बाद हमने सोइल प्रोफाइल को स्टडी किया। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो टॉप सोइल है, सेकंड सब सोइल है, थर्ड वेदर्ड रॉक मटेरियल है और फोर पेरेंट रॉक है, और ये 10th में सेम ऐसे कैसे वापस आएगा। इसके बाद हमने लैंडस्लाइड को स्टडी किया। तो लैंडस्लाइड्स क्या होता है, जब जो बिग मास होता है ना उसका मूवमेंट ज़मीन में होता है तो इसको रोकने के कई सारे तरीके, जैसे जो जहाँ पे हैज़र्डस, जहाँ पे होने की संभावना है उसका मैप बना लें, यहाँ पे सेटलमेंट ना होने दे, बिल्डिंग ना बने, और जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको भी कंट्रोल किया जाए। इसके बाद हमने जो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड जो कंजर्वेशन मेजर है ना उसको स्टडी किया। तो जैसे डिफॉरेस्टेशन के कारण और ग्रेजिंग के कारण और यूज ऑफ केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के कारण जो है ना लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। तो इसको रोकने के लिए हमने मल्चिंग को जाना, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, है ना। इसके अलावा टेरिस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लगिंग और शेल्टर बेल्ट्स का प्रयोग करने से जो है ना हम सोइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये जो ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 में, उसके हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक नंबर 6 वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को स्टडी करेंगे। और जो सेकंड वीडियो का जो लिंक है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।